अपभ्रंश या अवहट की राख पे जो भाषा पनपी है उसे हम हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश या अवहट के राख पे जो भाषा पनपी है उसे हम हिंदी कहते हैं। इसीलिए आज हम लोग क्लास 10 कक्षा के हिंदी ए को पढ़ने वाले हैं। तो भारत माता की जय के साथ बिना बकवास के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हुए गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बाबू लोग, आप लोग सब समझते हैं कितना अंक का प्रश्न आने वाला है, कैसे कैसे लिखना है। पहला हमारा गद्यांश है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो जो पूछा गया प्रश्न है बाबू लोग उसका उत्तर देना है। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कहने का मतलब क्या है बाबू कि जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा ओकरे दिमाग बढ़िया से काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, खान पान का ध्यान रखना है, दिनचर्या, कब उठना है कब सोना है, ये नहीं कि कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य, हमेशा चिड़चिड़ापन नहीं रहना है का ध्यान रखना है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ हैं। स्तंभ मतलब बाबू पिलर, है ना। तो ये सब जो है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, है ना, ये सब जो है अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना, सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। ये सकारात्मक सोच क्या है बाबू? सकारात्मक सोच मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं कि हमसे से नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होता है, हम कर सकते हैं, ये सोच रखना चाहिए, है ना। सकारात्मक सोच रखना है, तब जो है स्वास्थ्य बनाए रखने में ये सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन यानी कि दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। देखिएगा, इसी में से सारा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादक से होता है। पूछ सकता है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे होता है ना, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से अधिक सक्षम होता है। सक्षम मतलब क्या होता है बाबू? स्किल्ड, कौशल होता है ना, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, यानी कि हिष्ट पुष्ट भी रहेगा और उसका दिमाग भी अच्छा से काम करते रहेगा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। आजकल जितना भाग दौड़ जिंदगी है, सुबह कैसे उठना है और जल्दी जल्दी तुबना है और ड्यूटी निकल जाना है। तुबना मतलब समझते हो? खाना, ठीक है। उसको खाना नहीं कहो, पेट के अंदर डाल लेना है कैसे, है ना। तो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य के लोग नजरअंदाज करते हैं। पानी कैसे पीना है ना, कोई उसका दिनचर्या सही से नहीं होता है, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है ना। और दीर्घकालिक मतलब का बहुत लंबा बीमारी, है ना, उसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एवं स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है? बाबू इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बार बार बोले हैं, जब भी गद्यांश दिया रहेगा तो हमको उत्तर गद्यांश के अनुसार लिखना है, जो गद्यांश में दिया रहेगा, ठीक ना। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि इसमें किन स्तंभों का उल्लेख किया गया है। किधर है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। अब इसमें देखिए, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। केवल व्यायाम और खान पान से सही नहीं होगा बाबू। तनाव तो टेंशन हो गया, अब टेंशन लेने से जीवन स्वस्थ हो जाएगा? शारीरिक और मानसिक आराम खाली सुतल रहने से होगा? नहीं, ये नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है?
स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? अभी इसी को हम बोल रहे थे कि शायद ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। किससे है बाबू? दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। पीछे पढ़े थे हम लोग कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक कार्य और उत्पादकता से है। तनाव से बचने के लिए गद्यांशों में क्या उपाय सुझाए गए हैं? यानी कि तनाव, टेंशन से बचने के लिए कौन सा उपाय सुझाया गया है ना? अधिक काम करना, पर्याप्त खाना खाना, देर रात तक जागना, सकारात्मक सोच रखना। नहीं, सकारात्मक सोच रखने से जो है बाबू वो तनाव से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अगर स्वास्थ्य के प्रति यानी स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ये हम लोग को परिणाम मिलेगा शांति और सुकून, दीर्घकालिक ना बाबू, ये वाला मिलेगा कि दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है ना, यानी कि हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अभी हम लोग गद्यांश पढ़े थे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश, यानी कि इसमें कविता रहेगा। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, बाप रे बाप, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, और नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, है ना। इसमें नारी का गुणगान किया गया है बाबू, ठीक है, एकदम नारी शक्ति है, नारी ज्ञान है, नारी के बिना सृष्टि का कोई अथी नहीं है, सृष्टि महान है तो नारी से। वह स्नेह का सागर है, नारी स्नेह का सागर है, और करुणा की धार है ना। स्नेह मतलब का प्यार मोहब्बत करने वाला, करुणा है ना, करुणा बरसाने वाली, सुना होगा तू लोग, है ना। नारी है सृजन की अद्भुत पुरस्कार, सृजन मतलब का सृजन करता है ना, कोई चीज को उत्पादन करता, वो जो है अद्भुत पुकार है, ठीक है। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, संघर्ष तो खैर काफी करना पड़ता है बाबू नारी लोग को, है ना, हम लोग जैसा नहीं है। हर बाधा को वह सरलता से हारी, और हर बाधा को जो है वो सरलता से वो हरा देती है, ठीक है। समर्पण है साहस धैर्य का प्रतीक, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक कौन है? नारी, है ना। नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, है ना, नारी के बिना जीवन जो है वो अधूरा है और अधीर हो जाओगे, यानी कि मन विचलित हो जाएगा। सम्मान दो नारी को, है ना, सम्मान नहीं पढ़ना है बाबू, सम्मान, सम्मान दो नारी को, पहचान दो, है ना, उसके सपनों को भी उड़ान दो, वो जो सोचती है उनके सपनों को भी आगे बढ़ने देना है। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, और उससे ही है यह जगत स्पंदन, है ना। नारी प्रकाश के काम करता है ना, करती है, और नारी जो है वो जीवन देने का काम करती है, उससे यह जगत जो है वो स्पंदन है, यानी कि इस जगत में जितना काम हो रहा है वो नारी से ही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इतना हम लोग पढ़ लिए, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है ना। पदयांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है बाबू? ये पूरा सृष्टि अधूरी है, नारी नहीं रहेगी तो सृष्टि पूरा नहीं होगा। तो बात सही है। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? संघर्ष और क्रोध का। नहीं, क्रोध तो खैर होबे नहीं करता है बाबू, नारी में बहुत सुशील और सभ्य होती है, क्रोध नाम का चीज कभी जिंदगी में नहीं, है ना। समर्पण, साहस और धैर्य, यही तो है बाबू, है ना। नारी में क्या? समर्पण, साहस और धैर्य, यह तीनों चीज जो है नारी में कूट कूट के भरा हुआ है। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधन किया गया है? पद्यांश में, इस पद्यांश में नारी को किस गुण से संबोधित किया गया है? क्रोध और लालच ना, स्नेह करुणा और सृजन, एकदम अच्छी बात कही आपने, स्नेह करुणा और सृजन, बी महोदय जो हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है?
एकदम इसका सपना को उड़ा देना है हम लोग को, ठीक है, यानी कि उड़ान देना है, उड़ा नहीं देना है, ठीक है, उन्हें दबाने का, उन्हें नज़रअंदाज करने का, उन्हें उड़ान देने का। उड़ान देने का मतलब क्या है बाबू? उसके सपनों को साकार करने का, ठीक है, उड़ान देना है। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अरे भाई, गलत विकल्प का तो हम लोग चयन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? ऐसा क्रिया जो कर्म के साथ आता है ना। बच्चा रो रहा है, तो इसमें तो बच्चा कर्ता हो गया बाबू, रो रहा है, इसमें कर्म आइए नहीं रहा है। पक्षी उड़ रहा है, नहीं। चंद्रमा चमक रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये जो है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि मैं इसमें संज्ञा शब्द आ रहा है, यानी कि कर्ता आ रहा है, और खाना खा रहा हूँ, किसको खा रहा है? खाना को खा रहा है। यहाँ कर्म आ गया है ना, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। अब कर्म के साथ क्रिया आता है तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया व कर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? क्या है बाबू मुख्य अंतर? तो सकर्मक और अकर्मक 9वें से पता चल रहा है ना, कि एकरा में कर्म की आवश्यकता के अनुसार इसका मुख्य अंतर होगा। कर्ता में, क्रिया में, कर्म में। तो कर्म जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा। कर्म की आवश्यकता में इसका मुख्य अंतर है। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा एगो कर्म जरूर रहेगा। क्या होगा बाबू? एगो कर्म जरूर रहेगा। निम्नलिखित में से किन वाक्यों में क्रियापद का उपयोग हुआ है? क्रियापद का उपयोग हुआ है। बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़ है, नदी, दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ना जो है वो क्रियापद का यूज हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो है वो क्रियापद का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। देखना, ये सब क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान देना है। सभी विद्यार्थी जी लोग से आग्रह है, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। नहीं नकारात्मक लगा दिया है, इसीलिए जल्दी में ये टिक नहीं कर लेना है। पत्र मतलब पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, ये सब हो सकता है, लेकिन पुस्तक नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो है इसका राइट ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। भूख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख, भूख नहीं है बाबू, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो हम लोग मुख केकरा कहते हैं? मुख चेहरा को, है ना, थोबड़ों को कहते हैं, थोथुन को कहते हैं, I mean देहात भाषा में, जिसको क्या बोलते हैं? कौन सा भाषा? मगही भाषा। मगही भाषा में क्या बोला जाता है मुख को? थोथुन। नाम सुने होगा तू लोग, नहीं सुना होगा तो आज जान लो। इसीलिए मुख शब्द का अर्थ जो है वो चेहरा होगा। क्या होगा? चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? अवयव माने ऐसा शब्द बाबू जिस पर लिंग, वचन और कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, नहीं। जो वाक्य में कर्ता करता है, नहीं। जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, और जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, है ना, ये कभी नहीं बदलता है बाबू, इसी को हम लोग अवयव कहते हैं। कोई भी लिंग, वचन, कर्ता आ जाए उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है ना? तो जल्दी शब्द जो है आया का क्रिया बता रहा है, माने आया, कैसे आया? जल्दी आया, यानी कि क्रिया विशेषण अवयव है। अभी जल्दी पर जो है कोई भी चीज आए, जल्दी आया, जल्दी गया, जल्दी रोया, जल्दी खाया, तो ये जल्दी किसी के पहले आएगा तो रोया, खाया, हंसा, रोएगी, हंसेगी, जल्दी रोएगी, जल्दी खाएगी। वो कोई पुरुष आ जाए, कोई वचन आ जाए, कोई जल्दी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जल्दी जो है एक अवयव शब्द है, लेकिन किस प्रकार का अवयव है? तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण अवयव है। कोई दिक्कत नहीं है।
राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजा का महल। अब इसका अगर जब हम लोग समास को विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? राजा का महल। और राजा का महल जो है बाबू, वो किस में आता है? का महल किसी का रिलेटेड रहता है, तत्पुरुष समास, है ना। पहला पद क्या रहता है? अवयव, राजा, तो राजा यहाँ अवयव है ना। और दूसरा का पद प्रधान होता है, तो ये महल किसका है? महल यहाँ पे प्रधान है और राजा अवयव है, तो राजा का महल, भूखा का महल, किसी का महल कर देंगे तो महल यानी कि पहला पद अवयव और दूसरा पद प्रधान रहता है, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तत्पुरुष समास सही होगा। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि समास हम लोग जानते हैं बाबू, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है ना। दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है? नहीं, गलत बात। दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, यह गलत बात। पहला पद दूसरे का विशेषण करता है, यह गलत बात। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, एकदम बढ़िया बात कहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, डी नंबर ऑप्शन, इसीलिए हम लोग इसको टिक कर देंगे। ये बहुव्रीहि समास के बारे में बहुत अच्छी बात कह रही है कि समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। कहो कैसे? जिसे लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो न उदर से संबंधित है न लंबा से संबंधित है बाबू, ये गणेश भगवान के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए बहुव्रीहि समास जो है उसका अर्थ वो दोनों पदों से अलग होता है। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इसमें दो गो वाक्य है बाबू और दोनों मिला हुआ है, तो इसीलिए हम इसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, दो गो हो गया ना। तुम स्कूल जाओ एक वाक्य, और से जुड़ा हुआ है मैं घर में रहूंगा, तो संयुक्त वाक्य हो गया। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। अब देख लीजिए, एक वाक्य दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ 20 का जो होगा वो मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि एगो के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या था? तुम स्कूल जाओ, एक वाक्य अलग था, और मैं घर पर रहूंगा, दूसरा वाक्य अलग था। लेकिन यहाँ कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि लगा हुआ है ना, तो दोनों वाक्य एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि जब तक दोनों नहीं बोलेंगे तब तक पूरा वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है ना। बार बार ही सोचता है कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ दाव पर दे दिया, है ना, सब बर्बाद कर दिया वालों पर भी हंसती है, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है ना, कि अपने हम कैसे भ्रष्टाचार कर लें, बिक जाएं, है ना। दुखी हो गए भाई कौन? लेखक। 15 दिन बाद फिर उसी कब्र से गुजरे, है ना। 15 दिन बाद उसी कब्र से गुजरे, कब्र में घुसने से पहले ही ख्याल आया। कस्बे में कब्र है बाबू, दूर से नहीं दिख रहा है, कस्बे में गुजरने से 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी, है ना। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये नेताजी के चश्मा के पाठ के आधार पर लिया गया गद्यांश है बाबू, जिसमें एक लेखक देखता है कि एक चौराहा पर सुभाष चंद्र नेताजी का चश्मा, माने नेताजी का प्रतिमा बना हुआ था, है ना, तो वहां पे चश्मा बार बार बदलते रहता था, है ना। तो जो वो चश्मा जो बेचता था वो मर गया था, है ना, तो सोचते था कि अब वहां पे चश्मा नहीं होगी, लेकिन एक बांस के कमाची का चश्मा बना हुआ लास्ट में देखे थे। तब जो है लेखक को ये हुआ कि अभी भी जो है देशभक्त कोई ना कोई जिंदा
है। तो इसी के आधार पर ये गद्यांश है। चलिए, अब गद्यांश तो पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन आंसर कहते हैं, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था, है ना? किस बात की दुख हो रही थी भाई गद्यांश में लेखक को? कौम की मानसिकता और अपने देश की प्रति उनकी निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में, मूर्ति के बारे में और अपने जीवन के फैसले के बारे में। तो ये जो है कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में जो है उनको दुख हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़िए। गद्यांश में लेखक, है ना, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है ना? सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है? चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी, है ना? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। तो ये जो है यही होगा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। कमी थी तब ना बाबू चश्मा बेचने वाला उसको चश्मा पहना देता था। और वो कौन बनाया था? तो गांव के ही एक स्कूल का माने क्या कहते हैं टीचर बनाया था उस मूर्ति को, जो कि अपने आप को कहता था कि हम बहुत अच्छा मूर्तिकार हैं, है ना? और वो क्या किया? चश्मा बनाना ही भूल गया था। तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, है ना? बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी, है ना? पतोहुए से आग दिला दिया गया उसका। किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, है ना, श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई बुलाकर उसके साथ कर दिया, है ना? मैंने पुतोहू के भाई को बुलाकर और उसके साथ उसको भेज दिया होगा, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, है ना? यानी कि किसी का बेटा अगर जो मर गया होगा, है ना, तो वो पुतोहू से ही आग दिलाया और उसकी श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई तो पुतोहू के भाई को बुलाकर उसको वहां से विदा कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? यानी कि ये सास ससुर को कहती होगी कि हम चले जाएंगे तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी नहीं देगा, है ना? अगर तुम लोग बीमार पड़ जाओगे तो कोई एक चुल्लू भर पानी नहीं देगा। हम लोग क्या कहते हैं? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, अब उसके बाद नहीं बोलेंगे मैं पैर पड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। पुतोहू क्या बोलती है कि मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अब उसका भगत क्या था? यानी कि भगत हो सकता है कि उसका ससुर का नाम था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। तू चल जा, नहीं तो हम ही इस घर को छोड़ के चल दूंगा। कौन बोलता है? भगत। यह थी उसकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी कि क्या चलती, माने ये जो भगत का जो आखिरी दलील था वो यही था, इसके आगे उसकी क्या चलती। देखिए आ गया यहाँ भगत का निर्णय क्या था, है ना? तो भगत का निर्णय क्या था बाबू? पतोहों को घर में ही रखने का, पतोहों की दूसरी शादी करने का, पतोहों को घर से बाहर निकालने का। तो पतोहों के दूसरी शादी कराने का ये जो था उसका निर्णय था। चलिए, पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, है ना? तो वो कह रहा था कि मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, है ना? वो पाँव पड़ रही थी कि तुमको बुढ़ापा में कौन देगा एक चिरुआ पानी,
कोई नहीं देगा, है ना। तो इसलिए जो है वो क्या कहती थी कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। भुजल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल वार मही देव है दिन्हीं, सहसा बहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मातृपित मही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अम्बरक दल, परसु मोर अति घोरा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये पढ़ लिए भुजल भूमि भूप बिनु किन्हीं, है ना। ये जो भुजल भूमि है उसको हम भूप बिनु कर देंगे, विपुल वार महिदेव दिनी, है ना। ये जो विपुल वार जो है महिदेव का दिया हुआ है ना। तो इस तरह से इसका है। सहस बहुभुज छेद निहारा, हम जो है बहुभुज को भी मार दिए हैं, छेद निहारा है। परसु बिलोकी महिप कुमारा, है ना। अब परसु बिलोकी जो है हमारा नाम है। मातृपित ही जनी सोच बस करी, महिष किशोरा, है ना। गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोरा। अगर हम जोर से गरज कर दें तो गर्भ भी अभरक हो जाता है, गिर जाता है। गर्भन के अभरक दलन में अभरक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अभरक का अर्थ है यहाँ बच्चा, क्योंकि जब वो जोर से गरज दे रहा तो जो गर्भवती महिला है उसका बच्चा भी गिर सकता है, ये चीज कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 25 नंबर का ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा, है ना। आगे क्या है? महीप कुमार किसे कहा गया है? महीप कुमार किसे किया गया है? महादेव शिव को, राम को, परशुराम को, लक्ष्मण को। तो यहाँ जो है महीप कुमार परशुराम को कहा गया है कि लक्ष्मण को कहा गया है ना। ऊपर से पढ़ लेते हैं, कहाँ है? परशु बिलोकी महीप कुमारा। तो महीप कुमारा जो है वो लक्ष्मण को बोला गया है। ठीक है, विपुल वार महिदेवन दिन्हीं में महिदेव किस संदर्भ में आया है? ये महिदेव का मतलब क्या होता है बाबू? महिदेव का मतलब होता है महादेव शिव। ठीक है, तो विपुल वार महिदेव दिन्हीं, है ना। चलिए, परशु बिलोकी महिप कुमारा, है ना। परशु बिलोकु मही कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक युद्ध शस्त्र है ना, किसी शक्तिशाली देवता का नाम है। तो राजा की तलवार नहीं, उसके पास एक परशु जो है, परशु फरसा, है ना, उसको परशु बोलते थे, वो फरसा रखा जाता था। तो एक युद्ध का जो है वो अस्त्र है परशु, ऐसे टांगी टाइप में रहता था, पीछे से निकला हुआ रहता है, उसको परशु बोला जाता है। गंदोक का क्या अर्थ है? गंदोक, गंदोक का क्या अर्थ है? गंतोक का क्या अर्थ है बाबू? घाटी, पत्थर, जंगल, पहाड़। गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का अर्थ है पहाड़। क्या है? पहाड़। इसका साइनोनाइन्थम यानी कि पर्यायवाची शब्द जिसको याद होगा वो मार सकता है। गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? है ना, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो जितेन नार्गे की जीप में बाबू दलाई लामा का तस्वीर लगी हुई थी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इसी के साथ जो है हम लोग को 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए, लेकिन लास्ट में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना है हमको कि हिंदी किसे कहते हैं। अब जिसके पास पीछे वीडियो करके देखना नहीं है, यहीं से कमेंट करके बताना है कि हिंदी किसे कहते हैं, और इस वीडियो में हम बोले हैं कि हिंदी किसे कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं किसके पास कितना IQ लेवल है, लगाता है दिमाग।